हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के लेक्चर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात किया था। अब क्वांटाइजेशन के बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में देखते हैं। गाइस, आपको ये पता होगा जैसे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि नेट चार्ज मतलब नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ लिखते हैं, मतलब यहाँ देखिए गाइस, चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन नेट चार्ज अगर हम बोले टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज या नेट चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम या बॉडी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, विल ऑलवेज बी कंजर्व। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेट चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड बॉडी और सिस्टम will always be conserved, और कांस्टेंट। इसी को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। मतलब किसी आइसोलेटेड बॉडी सिस्टम पर, किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर जो नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। गाइस, आप ये देख सकते हैं कि चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब आप किसी न्यूट्रल बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो जो न्यूट्रल बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब आप तो चार्ज क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि नेट चार्ज, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज किसी आइसोलेटेड बॉडी सिस्टम पर क्या होता है? कंजर्व होता है। मतलब जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज इवेंट के बाद होगा। इसी को हम बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इट इज पॉसिबल टू क्रिएट or destroy the charge, but net charge on any isolated system will always be conserved or constant। ठीक है गाइस, मतलब कहने का मतलब कोई भी प्रोसेस होने से पहले, मतलब कोई भी इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, पहले मैं ये लिख देता हूं, इट इज पॉसिबल, नोट में ये संभव है कि आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप अगर चार्ज को बना सकते हैं, चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज हमेशा क्या होगा? कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां लिखते हैं इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज ऑन बॉडी। मतलब ये संभव है कि आप किसी बॉडी पे चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा? हमेशा कंजर्व होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है गाइस, बट नेट चार्ज विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, बट नेट चार्ज on isolated system will always be conserved और constant। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग अगर आप देखें कि रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस में जब आप यूरेनियम से यूरेनियम 238 से जब कन्वर्ट होता है थोरियम
90 प्लस अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम 2 और 4 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ आप देखिए रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि ये इवेंट से पहले मतलब पहले और बाद में जो टोटल चार्ज था आप यहाँ देख सकते हैं बिफोर दिस मतलब यूरेनियम जब थोरियम और हीलियम में कन्वर्ट हुआ, जब यूरेनियम कन्वर्ट नहीं हुआ था तो ये अकेला जब सिस्टम था तो उस पर भी टोटल चार्ज जो था, टोटल चार्ज वो कितना है 92 इलेक्ट्रॉन। ठीक है गाइस, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो गया थोरियम और हीलियम में तो कन्वर्ट होने के बाद ये दोनों मिलने के बाद इस पर भी कितना, इस पे 90 इलेक्ट्रॉन और इस पे कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया 90 प्लस 2 मतलब कितना 92 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए गाइस रिएक्शन होने से पहले टोटल चार्ज 92 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन होने से पहले 92 इलेक्ट्रॉन और रिएक्शन के बाद जो डीके प्रोसेस हुआ उसके बाद यहाँ भी क्या हुआ 92 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी इवेंट होने से पहले बिफोर डीके 92 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर डीके भी 92 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज क्या है कंजर्व है। ठीक है गाइस, अब इसका हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए सपोज न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है अपने आप इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ क्रिएट हो जाता है, उसके साथ उपलब्ध हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब ये अपने आप ये इटसेल्फ जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में तो प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, न्यूट्रॉन पर आपको पता है न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 0, टोटल चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन पर कितना, सॉरी प्रोटॉन पर कितना +E और इलेक्ट्रॉन पर कितना -E। तो यहाँ भी टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा +E और प्लस ऑफ -E मतलब क्या 0, मतलब टोटल चार्ज क्या हो गया 0। मतलब रिएक्शन होने से पहले, कन्वर्जन होने से पहले जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट होने से पहले बॉडी पे टोटल चार्ज कितना था 0 और कन्वर्ट होने के बाद भी जो बॉडी एग्जिस्ट किया, जो सिस्टम बना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, उस सिस्टम पर भी टोटल चार्ज कितना 0। इसका हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है, हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, मतलब जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। नेट चार्ज कहने का मतलब 0 नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब नेट चार्ज 0 अगर पहले से 0 है, अगर किसी भी रिएक्शन को होने से पहले किसी बॉडी पर नेट चार्ज 0 है तो रिएक्शन होने के बाद भी नेट चार्ज क्या होगा 0 होगा। लेकिन अगर रिएक्शन होने से पहले किसी बॉडी पर अगर चार्ज 92 इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद भी टोटल चार्ज क्या होगा 92 इलेक्ट्रॉन होगा, या 50 इलेक्ट्रॉन पहले है तो बाद में भी क्या होगा 50 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कंजर्व कहने का मतलब कि पहले का जो चार्ज होगा वही चार्ज बाद में भी होगा। ठीक है गाइस, मतलब जो पहले चार्ज था वही चार्ज बाद में होगा। मतलब कंजर्व का मतलब ये नहीं हुआ कि टोटल चार्ज 0 हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब नेट चार्ज कुछ भी हो सकता है लेकिन जो पहले होगा वही चार्ज, उतना ही चार्ज बाद में भी होगा, रिएक्शन के बाद भी होगा। फॉर एग्जाम्पल हम थर्ड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ये सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोई बॉडी है, मान लेते हैं सपोज ये बॉडी है और इस बॉडी पर मान लीजिए टोटल चार्ज, सपोज ये ए नाम का बॉडी है और ये ए नाम का बॉडी से बी नाम का बॉडी बना, ठीक है, लेकिन इस पे अभी
इनिशियली ये ए से बी बनने से पहले टोटल चार्ज 0 है, तो बी भी जो बनेगा इस पे भी टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 है तो इस पर भी क्या होना चाहिए, टोटल चार्ज 0। अगर मान लीजिए कहीं से अगर इस पर एक प्लस क्यू एग्जिस्ट कर गया तो ऑब्वियस बात है माइनस क्यू भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो इस पर भी टोटल चार्ज क्या होगा, 0। मतलब टोटल चार्ज क्यू बराबर क्या हो, 0 हो। मतलब ए पर भी अगर ए पर टोटल चार्ज 0 है और बी पर अगर प्लस क्यू डेवलप हो गया है, इसका मतलब बी पर ही, बी बॉडी पर ही किसी दूसरे प्लेस पे किसी दूसरे स्थान पर माइनस क्यू भी डेवलप हो जाएगा, जिसके चलते कि ये दोनों जुटकर टोटल चार्ज क्या 0 दे दे। मतलब कहने का मतलब टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। मतलब टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लीजिए इस पर सपोज ए पर 5 इलेक्ट्रॉन होता और यहाँ पर भी अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हम बोलेंगे कि अब इस पर कितना इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए सपोज इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम इस पर +3 इलेक्ट्रॉन और कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप इनिशियली जितना चार्ज देख रहे हैं, फाइनली भी कुछ होने के बाद भी उस बॉडी पे, आइसोलेटेड बॉडी सिस्टम पे उतना ही चार्ज होगा, जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। इस पर क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है गाइस। मतलब अभी फिलहाल आपको ये माइंड में रखना है कि अगर कोई रिएक्शन होने से पहले जितना चार्ज है, टोटल चार्ज जितना है, उतना ही चार्ज रिएक्शन के बाद भी रहेगा। मतलब कहने का मतलब बॉडी सिर्फ क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड बॉडी सिस्टम होना चाहिए। और सिस्टम और बॉडी में अंतर क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिस्टम किसको कहते हैं और बॉडी किसको कहते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं अब आगे चल रहा हूं कि देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब हम बोल रहे हैं इनवेरिएशन ऑफ चार्ज। इनवेरिएशन अगला प्रॉपर्टी है इनवेरिएशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इन वेरिएशन ऑफ चार्ज। मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। मतलब चार्ज जो होता है वो वेरी नहीं करता है। मतलब अगर कोई बॉडी चार्ज है, किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप हो चुका है और वो अगर किसी स्पीड से मूव करता है तो उस बॉडी पर जो चार्ज है वो चेंज नहीं करेगा। इसी को हम बोलते हैं कि इनवेरिएशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड, देखिए गाइज, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी डज नॉट डिपेंड upon the velocity और speed, velocity of object या बॉडी लिखे हैं तो यहाँ पे बॉडी ही लिख देते हैं। मतलब चार्ज ऑन एनी बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बट mass depends upon the speed और velocity of body। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मूव करता है तो उस बॉडी का मास के बारे में अगर बात करें तो मास चेंज हो जाता है, मास बदल जाता है। मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, मास डिपेंड करता है स्पीड पर, लेकिन चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब चार्ज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। स्पीड कुछ भी रहे ना रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है और उस बॉडी पर चार्ज अगर मान लीजिए 50 कूलम है, सपोज अगर कोई बॉडी रुका हुआ है,
अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, एट रेस्ट, मतलब v इक्वल टू 0, ये बॉडी ए नाम दे देते हैं और इस पर चार्ज मान लेते हैं सपोज 1+ है, ठीक है, ये रेस्ट में है, ठीक है। और यही अगर बॉडी ए मोशन में आ जाए, खूब स्पीड से चलने लगे, मान लेते हैं सपोज 5000 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगे या 1000 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगे, फिर भी इस बॉडी पर चार्ज कितना होगा, प्लस ही रहेगा। मतलब कहने का मतलब जो इस पे चार्ज है मतलब रुका हुआ स्थिति में, जब बॉडी रुका हुआ है उस स्थिति में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज जब बॉडी मोशन में रहेगा उस स्थिति में भी उतना ही चार्ज रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज बॉडी के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं इसका मास अगर ma लिख दें, ma, तो यहाँ पर रुका हुआ मास, जब बॉडी रुका हुआ है उस समय मास ma है, तो जब मोशन में रहेगा तो बॉडी का मास ma नहीं रहेगा, ma डैश हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। मास क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। मास जब कोई बॉडी मोशन में होता है, जब कोई बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है, इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से, अगर लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड में, मतलब जैसे आपको पता है लाइट का स्पीड कितना होता है, लाइट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्पीड कितना होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप इसको देखिए तो इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी को ट्रेवल कर जाता है। कौन, लाइट। लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग किसी भी बॉडी को लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड में, मतलब हालांकि उससे ज़्यादा स्पीड तो हो ही नहीं सकता है, उससे कम स्पीड में, मतलब उसके कंपेरेबल है, मान लीजिए 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 50,000 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से किसी बॉडी को मूव करते हैं, तो उस बॉडी का जो मास है थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आता है, थोड़ा सा मास बढ़ा हुआ पता चलता है, ठीक है। उस मास को हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला है, यहाँ पे देखिए गाइस, लिख सकते हैं, मतलब जो मास चेंज किया उस मास को हम निकाल सकते हैं m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। यहाँ m = m0 बाय √1 - v²/c², जहाँ m0 जो है, m0 वो है रेस्ट मास, m है, ये m रिलेटिविस्टिक मास या मूविंग मास, रिलेटिविस्टिक मास ही बोल सकते हैं, रिलेटिविस्टिक मास, या इजी वर्ड में हम बोल सकते हैं मूविंग मास। ये गाइस v है, ये भी है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये c है स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे लिखे हुए हैं स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर कोई बॉडी लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से अगर चलता है तो उस बॉडी का मास थोड़ा सा चेंज होता हुआ पता चलता है। हालांकि हम लोग जो रियल लाइफ में जो स्पीड को, जिस स्पीड से चलते हैं, कोई बॉडी आता जाता है, जैसे प्लेन हुआ, ट्रेन हुआ, कोई भी चीज़, उसका स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत कम है, जिसके चलते मास जो तो बढ़ता है, लेकिन मास का जो वैल्यू जो इंक्रीज होता है वो नहीं के बराबर, निग्लिजिबल होता है, जो कि हम लोग को पता नहीं चलता है।
ये आगे इसके बारे में बात करेंगे। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मास जो है, मास किसी भी बॉडी का मास स्पीड पर डिपेंड करता है, जबकि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप है वो चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। इसी बात को हम लिख सकते हैं इनवेरिएशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज इनवेरिएंट होता है, मतलब चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। और मास स्पीड पर डिपेंड करता है, तो मास जो स्पीड पर डिपेंड करता है मतलब स्पीड बढ़ने से उसका मास बढ़ जाता है। और कितना बढ़ा ये हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, m इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे भी है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ द बॉडी, और ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मास जब अगर कोई बॉडी मूव करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता है, मतलब जो हम लोग रियल लाइफ में जिस स्पीड को ऑब्जर्व करते हैं, जिस स्पीड को देखते हैं, जिस स्पीड से हम लोग ट्रेवल करते हैं, उस स्पीड से कितना मास बढ़ा ये पता नहीं चलेगा, वो निग्लिजिबल होता है। जो चेंज होता है मास में वो निग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड से चले, जैसे 50,000 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। अगर हम लोग 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चले, अगर 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चले, तो हम लोग का मास बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ पता चलेगा। इस बात को आइंस्टाइन साहब बताए थे। न्यूटन साहब को इसके बारे में पता ही नहीं था, इसलिए वो बोले थे कि मास चेंज नहीं होता है। लेकिन आइंस्टाइन साहब बोले कि नहीं, मास भी चेंज होता है। अगर बॉडी का स्पीड बहुत ज़्यादा कर दिया जाए लाइट के स्पीड के कंपेरेबल में, उसके स्पीड के आसपास के स्पीड से अगर किसी बॉडी को मूव कराया जाए तो उस बॉडी का मास क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, तो मास स्पीड पर डिपेंड करता है। सिमिलरली मतलब जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे तो मास भी बढ़ेगा। आप यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग v को c/2 कर दें, अगर v का वैल्यू, अगर हम लोग ये देखिए, अगर ये पूछा जाए कि अगर कोई बॉडी c/2 स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया, हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में, हालांकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग जो स्पीड पढ़ते हैं वो जो रियल लाइफ में स्पीड होता है उसके बारे में बात करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3000 किलोमीटर पर आवर, 3500 किलोमीटर पर आवर, 5000 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इससे ज़्यादा स्पीड अभी तक किसी का नहीं हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड अभी तक किसी का नहीं हुआ है और न ही होगा, क्योंकि आइंस्टाइन का पोस्टुलेट्स है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है और इससे ज़्यादा स्पीड किसी का नहीं हो सकता है। तो मतलब कहने का मतलब, अगर किसी बॉडी का जो मास है, अगर वो आपको, अगर आप चाहते हैं कि वो बदलता हुआ दिखे, तो उस बॉडी का स्पीड आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड, मतलब आपको 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 50,000 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर बॉडी को मूवमेंट कराते हैं, बॉडी को मूव कराते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उस बॉडी का मास थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ। लेकिन अगर स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, हम लोग जैसे 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर पर आवर, पर सेकंड नहीं, पर आवर। तो चूंकि स्पीड बहुत कम है, इसलिए हम लोग का जो मास बढ़ता है वो पता ही नहीं चलता है, निग्लिजिबल मास होता है। ठीक है गाइस, तो अगर हम लोग किसी बॉडी का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका स्पीड 10⁻6 ऑर्डर में होता है, 10⁻5 ऑर्डर में होता है, तो हम वहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज हुआ। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो रियल लाइफ है, जो दैनिक लाइफ है, जो रियल हम लोग प्रैक्टिकल सिचुएशन में देख रहे हैं, उसमें बॉडी का मास बढ़ता हुआ पता नहीं चलता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग बहुत धीरे स्पीड से चलते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चल पाते हैं। ठीक है गाइस, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है m = m0 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर v को c/2 कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं हम कर दें कि बॉडी का मास कितना बढ़ जाएगा, बॉडी का मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा,
वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर v को c/2 कर दिया जाए तो v को c/2 तो यहाँ हो जाएगा c² v को c/2 तो c/2 का होल स्क्वायर तो c²/4 तो ये हो जाएगा 1 - 1/4 तो 1 - 1/4 तो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख ही लीजिए m = m0। अगर हम ये कर दें, क्वेश्चन ये कर दें कि इफ v = c/2 देन व्हाट विल बी द मास ऑफ बॉडी। मतलब अगर किसी भी बॉडी का स्पीड c/2 हो जाए तो उस बॉडी का मास क्या होगा। तो बस हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v² तो v के स्थान पर क्या पुट कर देंगे c/2 तो c/2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय c²। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आराम से कैलकुलेट कर रहे हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कि आपको अच्छा से पता चल जाए। m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - c²/4 और ये भाग में है तो नीचे में क्या हो जाएगा गुना में, भाग में है तो भाग में, फिर गुना में तो 1/c² नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा c² से c² खत्म। m = हो गया m0 डिवाइडेड बाय √1 - 1/4। अब देखिए गाइज m = m0 डिवाइडेड बाय √। अब यहाँ देखिए 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 तो हो जाएगा क्या 3/4 √3/4। अब ये 4 रूट के बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा m = ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 हो गया। देखिए 2/√3 ये चल जाएगा ना ऊपर, ये रूट के अंदर में 4 है तो ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा और नीचे में √3 बच जाएगा तो 2/√3 इंटू m0। देखिए गाइज m का वैल्यू m0 से क्या है बड़ा है। कैसे, क्योंकि 2 यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे देखता हूं m का वैल्यू है 2/√3 इंटू m0। ये m और m0 बराबर होता अगर ये 1 होता तब, 2/3 1 होता तब, लेकिन 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है। आप देखिए कैसे, ये होता है 2 और √3 होता है 1.732। √3 का वैल्यू तो आपको पता होगा, √3 का वैल्यू होता है 1.732 इंटू m0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 से बड़ा है, मतलब ऊपर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये 1 से बड़ा हो गया। तो m0 गुने 1 से बड़ा, इसका मतलब m क्या हो गया, m बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी का स्पीड को लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से मूव कराया जाए तो मास बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन अगर हम भी को बहुत छोटा कर दें, 100 मीटर पर सेकंड कर दें, 100 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो आप यहाँ पे पुट करिएगा तो आपको जो बढ़ा हुआ मास पता चलेगा बहुत कम मास होगा, बहुत कम, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब अगर रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में जो बॉडी का मोशन होता है वो मोशन इतना ज़्यादा स्पीड से नहीं हो पाता है जिसके चलते कि बढ़ा हुआ मास पता चले। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से मोशन हो जाए तो मास जो बढ़ता है वो पता चलेगा, सिग्निफिकेंट चेंज जो होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम यही बता रहे हैं कि मास स्पीड पर डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई सी बॉडी का स्पीड बढ़ा दिया जाए तो उस बॉडी का मास बढ़ जाता है, जबकि चार्ज नहीं बढ़ता है। मतलब चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज जितना रेस्ट में था उतना ही चार्ज मोशन में भी होगा। इसी बात को हम क्या कहते हैं, इनवेरिएशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज क्या होता है, वेरी नहीं करता है, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए। अब अगला बात है एडिशन ऑफ चार्ज। ठीक है गाइस, तो हम अभी बताए कि अगर किसी बॉडी का स्पीड बढ़ जाए तो उसका मास बढ़ जाता है, लेकिन चार्ज नहीं बढ़ता है, चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चार्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो भाई वेरिएंट एक नोट में लिख लीजिए कि इनवेरिएंट क्वांटिटी क्या है, तो लेंथ, मास और टाइम, ये एक है वेरिएंट क्वांटिटी। नोट में लिखिए, ये पूछा जाता है नोट, वेरिएंट क्वांटिटीज कौन सा है। चार्ज तो इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट
चार्ज है। लेकिन वेरिएंट क्वांटिटीज क्या है? तो वेरिएंट क्वांटिटी मतलब जो स्पीड पर डिपेंड करता है। इन वेरिएंट क्वांटिटी, वेरिएंट क्वांटिटीज आर वेरिएंट क्वांटिटीज क्वांटिटीज जो एक से ज्यादा इसलिए क्वांटिटीज आर लेंथ, लेंथ भी चेंज करता है, मास और टाइम। ये तीनों क्वांटिटी जो है वेरिएंट है, मतलब स्पीड पर डिपेंड करता है। जबकि बट चार्ज, जबकि चार्ज CHARG चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट क्वांटिटी मतलब चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि लेंथ, मास और टाइम स्पीड पर डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, इस बात को माइंड में रखिएगा। अब अगला प्रॉपर्टी है, ये तो थर्ड था, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और इनवेरिएशन, ये थर्ड था। क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, इनवेरिएशन ये थर्ड है। अब फोर्थ है एडिशन ऑफ चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ चार्ज, जिसको हम बोलते हैं कि चार्ज के पास एडिटिविटी नेचर होता है। ठीक है गाइस, तो एडिशन ऑफ चार्ज मतलब अब देखिए, चार्ज के पास एडिटिव नेचर होता है, मतलब चार्ज को आप जोड़ और घटा सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रिक मेथड। मतलब टोटल चार्ज को आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं कि चार्ज हैज एडिटिविटी नेचर, चार्ज हैज एडिटिविटी नेचर, दैट इज अर्थात चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज कैन बी एडेड और subtracted, charge can be added or subtracted by using simple algebraic method, simple algebraic method। मतलब चार्ज को किसी बॉडी पर अगर टोटल चार्ज पूछा जाए तो हम इसको सिंपल जोड़ घटाव से, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट आया है चार्ज के लिए, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताए थे। ठीक है गाइस, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर नहीं होता है। मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज के पास एडिटिविटी नेचर होता है और चार्ज को आप सिंपल अलजेब्रिक मेथड से जोड़ और घटा सकते हैं। सिंपल अलजेब्रिक मेथड से आप जोड़ और घटा सकते हैं। मतलब जैसे अगर बोला जाए कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए कि अगर कोई बॉडी है, ए बॉडी है और ये दूसरा बी बॉडी है। अगर हम ए बॉडी पर बोल दें कि Q बराबर 2 कूलम, Q1 बराबर 2 कूलम, Q2 बराबर -5 कूलम, और बी पर बोल दें Q3 बराबर +10 कूलम और Q4 बराबर 1 कूलम, +1 कूलम। और अगर हम इसको सिस्टम बोल दें तो ए और बी से जो ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, इस दोनों को अगर हम सिस्टम बना दे तो इस सिस्टम पर जो सिस्टम हुआ, ए और बी को मिलने के बाद जो सिस्टम हुआ, इस पे टोटल चार्ज क्या होगा? तो टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम हो जाएगा, सबका जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है गाइस, तो Q1
का वैल्यू है +2 कूलम, प्लस Q2 का वैल्यू है -5 कूलम, Q3 का वैल्यू है +10 कूलम और Q4 का वैल्यू है 1 कूलम। ठीक है गाइस, तो सिंपली यहाँ पर अल्जेब्रिक, सिंपल अल्जेब्रिक मेथड से हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ 10 कूलम, 1 कूलम, कितना हो जाएगा 12 और एक 13, 2 10 12 13, 13 में से 5 चल जाएगा, कितना 13 में से 5 जाएगा तो 8 कूलम, 8 कूलम। मतलब कहने का मतलब हम टोटल चार्ज जब भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें सिंपल अलजेब्रिक मेथड का यूज करेंगे। मतलब हम उसमें वेक्टर का जो रूल है उसको यूज नहीं करेंगे। इसी को हम बोलते हैं कि चार्ज के पास एडिटिविटी नेचर होता है। चार्ज के पास कैसा नेचर होता है, एडिटिविटी नेचर होता है। चार्ज को हम सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल अलजेब्रा। ठीक है गाइस, चलिए ये हुआ गाइस, ये मेन प्रॉपर्टी था। पहला क्वांटाइजेशन, दूसरा कंजर्वेशन, तीसरा इनवेरिएशन, चौथा एडिशन। ठीक है गाइस, इसके बारे में बता दिया हूं। अब इसको, ये जो चार जो मेन प्रॉपर्टी है इसको हम याद रखने के लिए एक म्यूजिक पे इसको फिट किए हुए हैं, जो कि आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया गया था। चार्ज के 4 प्रॉपर्टी सुन लो, सब सुन लो जी। ठीक है, इस पे था फिट, लेकिन अभी मैं म्यूजिक को नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं म्यूजिक पे बताऊंगा, जिसको कि आप एक बार सुन लेंगे तो माइंड में फिट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी म्यूजिक पर है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है गाइस, थैंक यू।